हम ऑनलाइन कवर करेंगे। देखो, व्यवसाय अध्ययन जो कक्षा 12 के अंदर जो किताब है उसके अंदर टोटल चैप्टर दे रखे हैं आपके 15, लेकिन जो इंडेक्स है उसके अंदर चैप्टर दे रखे हैं 14। जो एक जीएसटी वाला जो चैप्टर है वो उसका इंडेक्स में नाम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ने से पहले ये ध्यान में रहना ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो देखिए, इसके अंदर बात करें तो पहले जो 3 चैप्टर है 1 से लगाकर 3, वो तो 1 यूनिट के अंदर है और वो है 16 नंबर की। उसके बाद के अंदर जो 4 और 5 चैप्टर है वो है अभिप्रेरणा और नेतृत्व, वो है 8 नंबर के। उसके बाद में जो चैप्टर है विपणन, विक्रय, संवर्धन और विज्ञापन, ये 1 यूनिट के अंदर है तीनों चैप्टर और ये भी 8 नंबर के हैं। उसके बाद में जो व्यापारिक विधि, अनुबंध और अनुबंध प्रावधान है 9 और 10 नंबर चैप्टर, वो अपने 16 नंबर के। इसके बाद के अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं 11-12, तो 11-12 उद्यमिता के दोनों चैप्टर, ये दोनों चैप्टर भी 1 ही यूनिट के अंदर है और वो है 8 नंबर के। अब एक बीमा वाला चैप्टर है वह भी 8 नंबर का है और ये जो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है वो भी 8 नंबर के हैं। और 15वां जो चैप्टर है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वह भी 8 नंबर का है। अब इसमें जो अपने पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर है प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो इसमें जो 4 मेन बिंदु दे रखे हैं वो है, एक तो पहला परिचय, प्रबंध क्या होता है, दूसरा उसके महत्व है, तीसरी प्रकृति और चौथा क्षेत्र। तो इन चारों का क्वेश्चन, 4 में से कुछ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन वो कन्फर्म रहता है जो कि प्रबंध की जो डेफिनेशन दे रखी है किताब के अंदर, उस डेफिनेशन के अंदर कम से कम आपको 3 या 4 डेफिनेशन तो याद रहनी चाहिए। अब याद करने, कौन सी डेफिनेशन याद करें और किसको छोड़ें, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ स्टूडेंट करते हैं जो सबसे इजी होती है उसे याद करते हैं और कुछ है जो आज वो पूरी याद कर लेते हैं। अब इसमें देखो, अगर कम से कम अगर आप 5 ही याद करो तो इस वो परिभाषा याद करो। इसमें टोटल आपकी 15 परिभाषा दे रखी है। 15 परिभाषा के अंदर आप कम से कम 5 याद करो। देखो, अब सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध एक किसी कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करना प्रबंध कहलाता है। सीधा सिंपल शब्दों में, कोई भी कार्य को अगर आप तरीके से पूरा करते हो तो वही प्रबंध है। और प्रबंध आपको पता है, प्रबंध हर क्षेत्र में होता है, जरूरी नहीं केवल व्यापार में ही प्रबंध हो। प्रबंध एक विद्यालय में भी होता है, प्रबंध एक घर में भी होता है, प्रबंध आपके, आप अगर बाजार जा रहे हो तो उसके अंदर भी आप प्रबंध होता है। अब प्रबंध को एक सीधे सिंपल शब्दों में समझे तो एक प्रबंध की जो मीनिंग, वो स्पेलिंग है वो है मैनेजमेंट। तो देखो, मैनेज MENAG, मैनेज का अर्थ क्या होता है? मैनेज का अर्थ होता है व्यवस्था करना। दूसरा मेन का अर्थ होता है व्यक्ति। तीसरा है टी का ले सकते हैं टैक्टफुली, और टैक्टफुली का जो हिंदी होता है वो होता है कुशलतापूर्वक। यानी ऐसी व्यवस्था जो व्यक्तियों द्वारा कुशलतापूर्वक की जाए वही मैनेजमेंट होता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप किसी शादी के अंदर गए और वहाँ आप 100 रुपये का आपने लिफाफा दिया और खाना खाया और वापस आ गए। जैसे आप खाना खाकर वापस निकलते हैं तो आप उस जो वहाँ जिस शादी में जाके आए हो उस पर आप तुरंत कमेंट कर देते हो, जैसे खाना अच्छा था लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। अब आपने 100 रुपये दिए, उसके बदले आपने जिसने लाखों रुपए लगाए उस पर आपने कमेंट कर दिया। क्यों? कि उसकी प्रबंध अच्छा नहीं था। अगर प्रबंध अच्छा होता तो आप बाहर निकलते ही आप ये भी कहते खाना भी बढ़िया था और उनका प्रबंध भी बढ़िया था। मतलब सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कार्य करो
वो उसमें प्रबंध ना हो तो वो कार्य व्यवस्थित रूप से आपको सफलता नहीं देगा। अब यह तो होगी मैनेजमेंट। अब इसके बाद जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है, उसमें डेफिनेशन वो डेफिनेशन आपको याद करनी है जो विद्वान दे रखे हैं 10-15, उन विद्वानों में जो उनसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन जो प्रसिद्ध विद्वान है उनके नाम से आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं एक नंबर में कि मेरी पार्कर फोलेट की परिभाषा बताओ, हेनरी फ्यूल की परिभाषा बताओ, या लॉरेंस एप्ले की जो 2 साल पहले आया था, लॉरेंस एप्ले की परिभाषा पूछी थी एक नंबर के अंदर। तो इनमें से वो उस उन परिभाषाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है जो परिभाषाएं प्रसिद्ध है। जैसे इसके अंदर पहली जो परिभाषा है अपनी, वो दे रखी है मेरी पार्कर फोलेट की। उसने कहा है प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला। एकदम सीधे शब्दों में लिखा है कि जो भी कार्य है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है वही प्रबंध कहलाता है। तो एक तो ये कि याद ये कर ले। दूसरी है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले ने कहा कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। यानी एक प्रबंधक वो जो उसका समूह है उन व्यक्तियों से एक कार्य करा कर या उनके जो व्यक्ति है उनके प्रयासों से अगर परिणाम प्राप्त कर रहा है तो वही प्रबंध है। ठीक है, दो तो ये याद। और तीसरी हेराल्ड कुंटज ने कहा है प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा एवं समूह से कार्य करवाने की कला। वही जो लॉरेंस एप्ले ने कहा उससे मिलता जुलता ही है कि जो औपचारिक रूप से संगठित एक जो समूह होता है, जो उपक्रम होता है, उसमें जो कार्य करवाने की कला है वही प्रबंध है। 3 हो गई। इसके बाद में ग्लोएक ग्लोएक ने कहा है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग। ग्लोएक ने कहा कि जो भी संस्था के उद्देश्य है यानी लाभ कमाना है, समाज को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानवीय संसाधन यानी जो कर्मचारी है और भौतिक साधन जो उस उपक्रम के भौतिक साधन है उनके बीच में प्रभावकारी उनका उपयोग करना वही प्रबंध है। अब जो वैज्ञानिक प्रबंध के अपने जन्मदाता है FW टेलर, पूरा नाम है इसका फ्रेडरिक विल्सन टेलर। ये उन्होंने कहा है कि प्रबंध ये जानने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए पहले से प्लानिंग करना, और प्लानिंग करने के बाद में यह तय करना कि वह कार्य सबसे अच्छा है और कम खर्चे में है, वही प्रबंध है। एक परिभाषा जो आपने पिछले साल भी पढ़ी थी, इस साल तो इसमें नहीं दे रखी, वो थी हेनरी फ्यूल की। हेनरी फ्यूल ने कहा सीधे सबसे पहले पूर्वानुमान लगाओ, फिर उसके बाद योजना बनाओ, निर्देश दो, समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित करो, वही प्रबंध है। यानी सबसे पहले प्लानिंग करो का आपको करना क्या है, उसके बाद में प्लानिंग पहले तो उसकी फोरकास्टिंग करो कि आपको जो कार्य करे उसके लिए पूर्वानुमान लगाओ, बाद में उसके लिए प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग होने बाद में जो अपने अधीनस्थ है उनको निर्देश देना, और जो कर्मचारी उपक्रम के अंदर है उनके आपस में समन्वय स्थापित करना एवं उनको नियंत्रण में रखना। और एक परिभाषा थी जो वो भी इसमें नहीं दे रखी है, वो थी पीटर ड्रकर की। पीटर ड्रकर ने तो छोटा सा कहा कि ये एक बहुउद्देश्य तंत्र है, मतलब इसका उद्देश्य बहुत है, एक उद्देश्य नहीं है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है। ठीक, अब ये 5 परिभाषा याद होने के बाद में आपको जो बड़ा क्वेश्चन बनता है उसमें ऐसे पूछा जाता है कि प्रबंध की परिभाषा देते हुए उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें 4 परिभाषा लिख के उसका निष्कर्ष लिखे, निष्कर्ष जरूर लिखे। अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने तो निष्कर्ष लिखना चाहिए। तो अब इसमें निष्कर्ष लिख रखा है, उपरोक्त आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता प्रबंध एवं कला एवं विज्ञान है। यह कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि प्रबंध किसी को कार्य करवाने की कला है और सामान्य और विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये विज्ञान है। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने को लागतों को कम करने, यानी जो प्रोडक्ट की जो उपक्रम में प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कम करने। मानवीय प्रयासों से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण, यानी प्लानिंग से लगाकर लास्ट
नियंत्रण तक समग्र क्रियाओं में नहीं होते। यानी टोटल जो कार्य है जिसमें प्लानिंग है और डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, टोटल का टोटल जितने भी कार्य प्रबंध के अंतर्गत आपने पढ़े हैं उनको एक तरीके से पूरा करना और पूरा करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना। जो निष्कर्ष है वो आपने ऊपर 4-5 परिभाषा याद की, उनमें से भी आप कुछ कुछ मिलाकर ये पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रबंध विशेषताएं एवं लक्षण। अब देखो, कोई भी कार्य हो तो उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं जरूर होती है। बिना विशेषताओं के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। या कोई भी, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो आपके विद्यालय की कुछ विशेषताएं हैं। आपका जो राज्य है राजस्थान, उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। भारत है तो भारत की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भारत की क्या विशेषताएं हो सकती है? भारत एक सांस्कृतिक धरोहर है। भारत की अन्य विशेषता, भारत एक त्योहारों का देश है। भारत एक अनेकता में एकता रखने वाला देश है। तो ये भारत की कुछ विशेषताएं हैं। तो इसी तरह प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं। तो प्रबंध की विशेषताओं में 10-15 विशेषता दे रखी है। तो आपको इनको याद करनी है और याद करने से अच्छा ज़्यादा रहता है कि इन जो ये दे रखी हैं विशेषताएं, इनको आप समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला जो दे रखा है, और इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं आपको 15 की 15 एजिटीज याद रहे। किसी को नहीं रहती है एजिटीज याद, लेकिन अगर ये समझ के करें तो 10 से 12 जो आपने अभी परिभाषाएं सीखी है, उन परिभाषाओं से आप विशेषताएं 10 लगभग 10 विशेषताएं आप बना सकते हैं। जैसे इसमें पहला दे रखा है, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाता है। प्रबंधक यानी जो प्रबंधक होता है वह अन्य लोगों से ही कार्य करवाता है। वे स्वयं प्रबंध के कार्य और खुद कार्य करता क्या? नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये कार्य करता है। तो एक तो सीधा हो गया, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। याद रखना ये बात, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य, प्रबंधक है जो अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। दूसरा हो गया, प्रबंधक कार्य निरुद्देश्य एवं लक्ष्यहीन नहीं होता। तो ये तो सीधा सिंपल शब्दों में है कि कोई भी कार्य हो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। तो हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसके पीछे एक उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता। कोई लक्ष्य निरुद्देश्य लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध दो ये हो गया, ये कि याद रखनी है। तीसरा है, प्रबंध कार्य औपचारिक समूह में संपन्न किया जाना सहज होता है। असंगठित व्यक्तियों में केवल भीड़ होती है। यानी एक ऐसा समूह है जो औपचारिक रूप से वो कार्य करने के लिए तैयार रहे, उन पे ही आप प्रबंध कर सकते हो। अगर एक भीड़ है, असंगठित भीड़ है, तो उसको आप प्रबंध नहीं कर सकते। उसके बाद में प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। तो यह तो सभी जानते हैं, बिना मानव ही प्रबंध करता है। कोई पशु पक्षी या भेड़ बकरी तो प्रबंध करते नहीं, क्योंकि मानव के ही विचारों में या मानव ही विचार करता है। बाकी जो विचार नहीं करते वो तो खुद एक पशु के समान होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ये एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो चुनौतीपूर्ण तो एक संस्था में जब कोई प्रबंधक रहता है तो उसके लिए प्रबंध करना तो चुनौतीपूर्ण कार्य, क्योंकि उस जो कर्मचारी होते हैं, हर तरह के कर्मचारी, उन सब कर्मचारियों को एक नियोजित और एक समन्वित रूप से लेकर आगे चलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। संसाधन, यह असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पादनों और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। यानी इसमें प्रबंध के अंदर क्रिएटिविटी है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए एक नया सोच होती है, नई क्रिएटिविटी, नए तरीके अपनाए जाते हैं। प्रबंध कुछ सामान्य सिद्धांत, प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत प्रबंध के सामान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत विभिन्न शिक्षाविदों, चिंतकों ने प्रबंध गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए। यानी जो भी प्रबंध का कार्य किए जाते हैं उनके पीछे भी एक, जैसे आपने हेनरी फ्यूल की, मार्कर फोलेट की, लॉरेंस एप्ले की परिभाषा देखी। परिभाषा तो एक ही लाइन में है, लेकिन उस एक लाइन के पीछे उनके वर्षों का अनुभव, उनके वर्षों का रिसर्च उस एक लाइन के अंदर निहित रहता है। तो इसके कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर यह आधारित रहता है।
प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता होनी आवश्यक है। यानी जो प्रबंधक है उसके पास लीडरशिप होनी जरूरी है। अगर प्रबंधक के पास लीडरशिप नहीं होती है तो वो जो नेतृत्व क्षमता ही नहीं है उसमें, तो वो प्रबंधक या उस उपक्रम के लिए वो सहायक सिद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा है, प्रबंधक जो भी कार्य करता है निर्णय द्वारा करता है। कभी कुछ कार्य करने के संबंध में किसी कार्य को टालने से के संबंध में निर्णय लेना पड़ता है। यानी जो भी कार्य किया जाता है वो उसका स्वयं का निर्णय होता है। वो अब उसको ये निर्णय लेना पड़ता है कि यह कौन सा कार्य तो वो करे और कौन सा कार्य उसे छोड़ना है। इसके बाद में प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने तो अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। वे अधीनस्थ पुनः अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। मतलब जो भी प्रबंधक होता है वो जो उसके अधिकार है या जो भी कार्य उसने उसको करना है, प्रबंध करना है, तो वो जो उसके नियम या कोई डायरेक्शन या कोई कार्य है तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अब अधीनस्थ कर्मचारी कौन होते हैं, जो उस व्यक्ति के नीचे कार्य करते हैं। यानी एक प्रबंधक उसके नीचे कुछ कर्मचारी है वो उस प्रबंधक के अधीनस्थ, और जो अधीनस्थ कर्मचारी उसके अधीनस्थ और कोई कर्मचारी है वो तो वो उनके एक श्रृंखला का निर्माण करती है, चयन श्रृंखला बनाती है। और प्रत्येक अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी होते हैं उसके प्रति अपने आप उत्तरदायी बनते जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको इसमें, प्रबंध कार्य संस्था के अंदर एवं बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। आंतरिक वातावरण में नियोक्ता कर्मचारी तथा संसाधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी वातावरण होते हैं। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। अब इसके अंदर प्रबंध है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से ही डिपेंड करता है किसी उपक्रम पर। यानी आंतरिक तो वो हो गए जो उस उपक्रम के अंदर है, जैसे कर्मचारी हो गए, भौतिक संसाधन हो गए। और बाह्य वातावरण कौन सा हो गया, आर्थिक स्थिति, जहाँ उपक्रम है वहाँ उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो ये दोनों ही वातावरण, आंतरिक और बाह्य वातावरण दोनों डिपेंड करते हैं। उसके बाद में प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों की समन्वय प्रक्रिया है। यानी जो मानवीय प्रयास जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके और भौतिक संसाधन जो उस उपक्रम के उत्पादन में सहयोगी है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, वही प्रोसेस है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को इससे संबंधित सभी वर्गों की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्ण एवं कारगर ढंग से पूरा किया जाए। नेक्स्ट है, प्रबंधक अपने संसाधनों का प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान रखता है। जो अपने संसाधन है उनकी उत्पादनशीलता पर ध्यान रखता है। अब जो एक याद रखने वाली ये बात है नेक्स्ट के अंदर, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। यानी ऐसी क्रिया है जो हर जगह की जाती है और उसमें जैसे छोटा बड़ा कोई भी संगठन हो या धार्मिक, अब धार्मिक में जैसे प्रबंध, अभी धार्मिक के अंदर आपको देखें तो पिछले दिनों कुंभ का मेला हुआ था, बड़ा मेला था, लेकिन वहाँ पे प्रबंध अच्छा होने की वजह से भीड़ भाड़ में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद राजनीतिक चुनावों के समय आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपनी जो राजनीतिक जो चुनाव लड़ने का जो प्रोसेस है उसके अंदर पूरी एक मैनेजमेंट के तहत वो कार्य करते हैं। सैनिक तो प्रबंध का ही या अनुशासन का दूसरा नाम सैनिक है। सेना के अंदर जितना अनुशासन या प्रबंध होता है उतना तो आपको और अन्य किसी स्थान पर शायद ही देखने को कम मिले। बाकी होता है प्रबंध हर जगह, जो बड़ी उपक्रम है प्रबंध के बिना वो लाभार्जन करना या समाज को संतुष्ट करना या अच्छा उत्पादन देना वो नहीं हो सकता। सामाजिक, व्यवसायिक आदि संगठनों, अब सामाजिक जैसे शादी वगैरह तो शादी के अंदर मैनेजमेंट होता है। व्यवसायिक संगठन व्यापार है उसके अंदर बिना प्रबंध के आपको लाभ का अर्जन नहीं होता। नेक्स्ट दे रखा है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। यानी एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। प्रबंध करता है लेकिन जो उसके नियम है उसको वो थोड़े दिखाई देते हैं। केवल वो जो कार्य करता है वो अगर पूरा
बढ़िया तरीके से हो गया तो वो एक मैनेजमेंट के अंदर आ गया। अगर उसके अंदर आपको जो संस्था है उसके मानवीय संसाधन है उनकी जो पूर्ति नहीं हो पाती, या उन पे अगर कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो संस्था में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वहाँ के कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे, वहाँ पे व्यापार से संबंधित अन्य लोग भी संतुष्ट होंगे, तो वो एक प्रबंध की शक्ति की जो उपस्थिति है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर अदृश्य शक्ति का भान इसकी अनुपस्थिति तब होती है जब संस्था असफलता की ओर जाती है, यानी संस्था जब नुकसान की ओर जाती है तब उसकी जो उपस्थिति है प्रबंध की, उसका पता चलता है कि प्रबंध इस संस्था के लिए कितना सही था या कितना गलत था। संस्था को प्रबंधन का सीखा जाए। आपने कहीं देखे होंगे कि कोई व्यापार है, जैसे छोटे व्यापार है, उसके अंदर भी बहुत सी व्यापार थोड़े दिन चलते चलते अपने आप बंद हो जाए, तो उसके अंदर कुछ न कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है। चाहे वो मिसमैनेजमेंट आप सामान मंगवाने में कर रहे हैं या सामान बेचने में कर रहे हैं या कुछ अन्य किसी तरीके से, तो मिसमैनेजमेंट ही संस्था को डुबाने का कारण बनता है और मैनेजमेंट संस्था को या व्यापार को बढ़ाने का कारण बनता है। तो ये थे आपके जो महत्व दे रखे थे वो। अब इसमें याद करना है तो छोटी छोटी बातें दे रखी है वो याद कर लेना। जैसे प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं, प्रबंधक लक्ष्यहीन नहीं हो तो प्रबंध एक मानवीय कार्य है, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत है, प्रबंध में लीडरशिप होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। तो ऐसे 10 बिंदु बना के आप याद कर लो तो ये लगभग 15 याद हो जाएंगे। अगर आप 5 डेफिनेशन याद कर रहे हो तो 5 डेफिनेशन से ही आपको कम से कम ये 10 महत्व आप स्पष्ट कर सकते हो।